पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई या पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कौन-कौन से तथ्य हैं जो हमें मतलब अध्ययन करना चाहिए या उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए एज़ ए भूगोल के विद्यार्थी। सबसे पहले बात करते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, जिनको मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक है धार्मिक विचारधारा। धर्म के अनुसार जैसे हमारे अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में बताया जाता है कि सृष्टि की रचना 3 लोगों ने मिलकर की थी। 3 जो थे ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और फिर उसके बाद में उसने मनुष्य को बनाया, प्रकृति को बनाया, प्रकृति को बनाने के बाद में क्या किया कि विभिन्न प्रकार से मानव की भी उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई। और विभिन्न प्रकार से आप देखेंगे जैसे रामायण धारावाहिक आता है, कृष्ण लीला आता है या हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें अनेक अन्य प्रकार से मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, पृथ्वी के ग्रही संबंधों के बारे में, चंद्रग्रहण कैसे होता है, कब होता है, सूर्यग्रहण कैसे होता है, कब होता है, कौन-सा ग्रह किस नक्षत्र में रहता है, किस राशि में रहता है, मैं ना और किस राशि पर प्रवेश करने से कितना नुकसान होता है, ये ज्योतिष शास्त्र में बताया जाता है हमको। लेकिन इससे अलग भूगोल जो है, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अलग मतलब विचारधारा प्रस्तुत करता है। ये जो दर्शन शास्त्र या ज्योतिष शास्त्र है, ये ग्रहों पर ही मतलब डिपेंड करता है और उन्हीं ग्रहों का नाम लेकर के हम लोगों को हमारी राशि के बारे में बताया जाता है कि इस राशि में इस ग्रह का प्रकोप है या इस राशि में इस ग्रह का प्रकोप है, तो ये सही है या गलत है या मतलब हमारे जीवन के लिए किस प्रकार से उस दोष को मिटा सकते हैं या उस ग्रह के प्रकोप को हम कम कर सकते हैं, किस प्रकार का नियम अपना करके। तो ये एक अपनी मतलब हमारी क्या धार्मिक मान्यता है। ये राशियाँ हैं, 12 राशियाँ हैं, 12 राशियों में ग्रह प्रवेश करते हैं। एक्चुअल जो राशियाँ हैं, वो राशियाँ क्या है? तारों का एक समूह है। आप देखिए राशियों के अलग-अलग सिंबल दिए हुए हैं। कोई मतलब मकर राशि है, कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है या फिर कन्या राशि है, तुला राशि है, उसके सब पूरा आकार दिया हुआ है। वो जो आकार है, वो क्या है? एक तारों का समूह है। उस तारों के समूह में जैसे ही वो ग्रह प्रवेश करता है, अभी हमने बात की थी कि सूर्यमंडल में 8 ग्रह हैं और सभी ग्रह क्या करते हैं? सूरज की परिक्रमा करते हैं। तो जब परिक्रमा करते समय जिस राशि में वो प्रवेश कर जाता है, ऐसा अनुमान लगा कर के हमारे जो ज्योतिष है या ज्योतिष शास्त्र के जो मतलब ज्ञाता है, बताते हैं कि इस ग्रह में ये राशि या इस राशि में ये ग्रह प्रवेश कर गया है। राशि कुछ नहीं है, क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है? एक तारों का समूह है और इसी चीज़ को लेकर के हम मतलब किसी मतलब पुजारी या पंडित के पास जाते हैं, वो हमारी समस्या का बताता है कि इस ग्रह में ये राशि मतलब इस राशि में ये ग्रह प्रवेश कर गया है और इस वजह से हमें क्या है इतना मतलब खामियाजा उठाना पड़ेगा या समस्याएँ जो घर में चल रही हैं, इसकी वजह से चल रही हैं। बल्कि भूगोल ये बताता है या वैज्ञानिक ये बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। राशियों नाम के अकॉर्डिंग अगर रखते हैं, तो जो राशियाँ हैं वो सिर्फ़ क्या है एक तारों का समूह है और उसी हिसाब से हम क्या करते हैं उनका परिपालन करते हैं। दूसरी बात है हमारी धार्मिक विचारधारा ये हो गई, मुस्लिम जो धर्म है या मतलब हम बोलते हैं इस्लाम जो धर्म है वो अलग अपनी मान्यता बताता है, ईसाई धर्म है वो अपनी अलग मान्यता बताता है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसमें ईसाई धर्म के जो रहे हैं आर्च बिशप नाम के वैज्ञानिक हैं, तो मतलब ईसाई धर्म से संबंधित थे। उन्होंने मतलब ईसाई उसमें मिशनरी में मतलब ज्ञान प्राप्त किया था और वहीं से पढ़ाई की थी। उन्होंने बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति 26 अक्टूबर 4004 बीसी मतलब ईसा पूर्व 4004 ईसा पूर्व में जीएमटी समय सुबह 9 बजे हुई। लेकिन ये कैलकुलेशन कैसे किया, ये उन्होंने नहीं बताया, सिर्फ़ एक अंदाज़ा बता दिया कि इस दिन में हमें पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। इस विचारधारा का वैज्ञानिक आधार न होने के कारण इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। मतलब ये क्या है पूरी तरह से मना कर दिया गया, नकार दिया गया कि ये है इस प्रकार से मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। दूसरा है वैज्ञानिक विचारधारा। वैज्ञानिक विचारधारा के अंतर्गत वैज्ञानिकों का मत था कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों की उत्पत्ति तारों से छुपी है। तारा ब्रह्मांड में स्थित एक ऐसा विशाल पिंड होता है जिसके पास स्वयं की ऊर्जा विद्यमान होती है, जो नाभिकीय संलयन के कारण विकसित होती है, जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम परमाणु को जन्म देते हैं तथा ऊर्जा ऊष्मा प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है ना? तो क्या है एक तारा, तारा एक छोटा भी हो सकता है और एक बड़ा विशालकाय भी हो सकता है। जैसे सूर्य एक तारा है और सूर्य तारा है और पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 16,000 गुना बड़ा है या 15,000 गुना बड़ा है। ठीक है ना? तो क्या है इसी प्रकार से असंख्य बड़े-बड़े तारे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। उस तारों में क्या होता है, उनमें क्या होता है कि स्वयं की ऊर्जा विद्यमान होती है। मतलब तारों में क्या होता है, स्वयं की ऊर्जा होती है। जैसे सूरज से हमें ऊर्जा ऊर्जा मिलती है या रोशनी मिलती है, अभी हमने कल पढ़ा था। उसमें क्या बताया था, यहाँ पर क्या होता है,
नाभिकीय विखंडन होता है या नाभिकीय संलयन होता है, जिसकी वजह से ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है और उसी ऊष्मा का प्रयोग हम धरती के वासी करते हैं, ठीक है ना। तो ये मतलब सिद्धांत है कि जो तारे हैं, तारों से ही ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार से हमारा जो ग्रह है, पृथ्वी या मंगल ग्रह या सूर्य ग्रह, सॉरी क्या बोलते हैं, बुध है, शुक्र है, शनि है, इन सभी ग्रहों का निर्माण का किससे हुआ है, तारे से ही हुआ है। ये वैज्ञानिक विचारधारा है। अब पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में उसकी जो आयु है, बहुत ही रहस्यपूर्ण मतलब बोलते हैं लोग। वैसे तो बताते हैं कि 4.5 करोड़ वर्ष या 4.5 अरब वर्ष पूर्व मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन क्या है, उसकी आयु और की समस्या अत्यंत रहस्यपूर्ण है और इस समस्या का समाधान के लिए विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। प्रारंभ में संकल्पनाओं और सिद्धांतों का प्रभाव महत्वपूर्ण रहा, है ना। पहले क्या कर लेते थे, हाइपोथेसिस बना लेते थे। जैसे गाँव में कहानियाँ सुनाते थे, एक राजा हुआ करता था, ऐसा करता था, वैसा करता था। इसी प्रकार से पृथ्वी के बारे में भी अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार के मत प्रस्तुत किए, अनेक प्रकार की हाइपोथेसिस मतलब अपने विचार, अपने एक संकल्पना कि इस प्रकार की मतलब पृथ्वी हुआ करती होगी। तो जब लोन वर्ल्ड था, उसमें एक यूरोप था और एशिया था। 2 ही जगह के लोग मतलब आपस में मतलब एक-दूसरे को जानते थे। इस वजह से क्या था, ये जो यूनान के जो निवासी थे, वो पृथ्वी को एकदम तस्तरी की तरह मानते थे, चपटी हुई मानते थे, क्योंकि एशिया से आगे कोई मतलब वो नहीं था और ये जो अमेरिका है और अफ्रीका है, वहाँ तक लोग पहुँचे नहीं थे। कुछ समय बाद तर्कपूर्ण परिकल्पना के आधार पर सिद्धांतों ने अपना महत्व खो दिया, ठीक है ना? ऐतिहासिक दृष्टि से पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी विचार और सिद्धांत तथा परिकल्पना अपनी अलग-अलग पहचान रखते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में 2 मत प्रचलित हैं, एक धार्मिक और दूसरा वैज्ञानिक। अभी हमने बताया, धार्मिक संकल्पना को वर्तमान वैज्ञानिक काल में मान्यता प्राप्त नहीं है। मतलब किसी भी धर्म में जो भी बताया गया पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, उन सभी विचारों को, संकल्पनाओं को, सिद्धांतों को पूरी तरह से विज्ञान ने नकार दिया है, क्योंकि इसके तर्क एवं विचारधाराएं अपने महत्व को नहीं दर्शा पाए। मतलब एक सटीक वो नहीं बता पाए कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। यही पूरी तरह से परिकल्पना पर आधारित विचारधारा थी, जो मान्य नहीं है, ठीक है ना। जो धार्मिक जो विचारधाराएं हैं, वो पूरी तरह से क्या कर दी गई हैं, नकार दी गई हैं। वैज्ञानिक माध्यम विचारधारा के आधार पर ही पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, अभी हम भूगोल की बात कर रहे हैं। भूगोल में जो है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिक और वैज्ञानिकों ने अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। इनमें से प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का है। सबसे पहले इमैनुअल कांट ने ही बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कैसे, क्या मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। 1976 में गणित के जो महान विद्वान थे लाप्लास ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया, जो निहारिका परिकल्पना के नाम से जानी गई। इमैनुअल कांट की जो परिकल्पना थी, वायव्य राशि परिकल्पना थी, गैसियस हाइपोथेसिस। इस परिकल्पना के आधार पर ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थ के बादल से हुआ, जो कि सूर्य की युवावस्था से संबंध है, ठीक है ना। मतलब ये जो हमारे ग्रह हैं, वो किसी न किसी प्रकार से सूर्य से संबंधित है। बाद में 1900 में चैम्बरलेन ने और मेल्टन ने क्या किया, ने कहा कि ब्रह्मांड में अनेक भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा। मतलब एक तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा, इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया, तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूमने लगा और यही धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। मतलब क्या हुआ, इस सूरज के पास एक तारा गुजरा और तारा गुजरने से क्या हुआ कि वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से क्या हुआ, एक सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकला और पदार्थ सूरज की रोज परिक्रमा करने लग गया। और उसी में से फिर 8 ग्रह या 9 ग्रह निकले। फिर पहले सर जेम्स जीन्स और बाद में सर हेलार्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन किया था, है ना। 1950 में रूस के ओटो शिमिट और जर्मनी के कार्ल वाइजक ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किए, जिसका विवरण भिन्न था। उनके विचार से सूर्य और निहारिका से घिरा हुआ था, जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से बनी थी। इन कणों के घर्षण व टकराने इसे एक चपटी तस्करी की आकृति में बदल गया। बादल का निर्माण हुआ और अभिवृद्धि प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ। तो ये क्या है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया कि कोई एक सिगार थी, किसी ने एक गैस का मतलब बता दिया, बादल था, अचानक उसमें गति उत्पन्न हुई और गति उत्पन्न होने से ऊर्जा उत्पन्न हुई, ऊर्जा उत्पन्न होने से क्या हुआ कि धीमे धीमे मतलब अलग अलग ग्रह ग्रह मतलब 9 ग्रहों का निर्माण हुआ
और 9 ग्रह क्या थे, एकदम जलते हुए, मतलब एक आग के गोले थे, धीमे-धीमे ऊपर क्या हुआ, वो ठंडे होकर के मतलब उसमें स्थल का निर्माण हुआ, मतलब कठोर हो गए। बात करते हैं आधुनिक सिद्धांत। जो आधुनिक सिद्धांत है उसको बोला जाता है बिग बैंग थ्योरी। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी-कभी कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सबसे आधुनिक सिद्धांत का नाम बताइए, तो वो है बिग बैंग थ्योरी, और जो कि सभी विद्वान इस मतलब थ्योरी को मानते हैं। इसे विस्तारित ब्रज ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। विस्तारित ब्रज ब्रह्मांड परिकल्पना। 920 ईस्वी में एडविन हबल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। ठीक है ना? क्या प्रमाण दिए थे कि ब्रह्मांड क्या है, धीमे-धीमे बढ़ रहा है, और समय बीतने के साथ-साथ आकाशगंगाएं, जो मतलब आकाशगंगाएं तारों का एक समूह होता है, वो एक दूसरे से दूर हो रही है, मतलब एक दूसरे से दूर होती चली जा रही हैं। आप ये प्रयोग करके जान सकते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार का अर्थ क्या है, मतलब ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हो रहा है। देखो इसमें दे रखा है कि एक गुब्बारा लें, उसमें कुछ निशान लगाएं। वैसे भी अगर किसी हम गुब्बारा लेते हैं तो उस पर ऑलरेडी निशान रहते हैं, जिनको आकाशगंगाएं मान लीजिए, मतलब जो भी स्पॉट है छोटे छोटे, उनको क्या मान लीजिए, आकाशगंगा मान लीजिए। जब इस गुब्बारे में आप फुलाएंगे, गुब्बारे पर लगे निशान गुब्बारे के फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर जाते प्रतीत होंगे। इस प्रकार आकाशगंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रही है और परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। जैसे गुब्बारे पर लगे निशान फैल रहे हैं, इसी प्रकार आकाशगंगाएं भी फैल रही हैं, जिसके कारण ब्रह्मांड का मतलब धीमे-धीमे विस्तार होता चला जा रहा है। यदि आप पाएँगे गुब्बारे पर लगे चिन्हों के बीच की दूरी के अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बढ़ रहे हैं। समझ रहे हो? ये दू चिन्हों के बीच की दूरी भी बढ़ रही है और चिन्ह भी स्वयं बढ़ रहे हैं। ठीक है ना? वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रेक्षण आकाशगंगाओं के विस्तार को सिद्ध नहीं करते हैं। अतः गुब्बारे का उदाहरण आंशिक रूप से ही मान्य है। मतलब ये गुब्बारे और एक एग्जाम्पल पुट किया है कि जैसे जो गुब्बारा है, उस पे जैसे-जैसे हम हवा भरते जाएँगे, वैसे-वैसे क्या होता जाएगा कि उसकी जो आकाशगंगा है, जो स्पॉट्स हैं, उनको हम आकाशगंगा मान लेंगे, उनमें दूरी बढ़ रही है, खुद की दूरी बढ़ रही है, और उसका आकार भी बड़ा होता चला जा रहा है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि वो ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ है। ठीक है ना? जो बिग बैंग सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी है, वो क्या बता रही है, अलग-अलग अवस्थाओं में इसका निर्माण हुआ है। सबसे पहले क्या हुआ है, आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनमें ब्रह्मांड बना है, मतलब वो जो पदार्थ जिससे ब्रह्मांड बना है, अति छोटे गोलक, मतलब एकाकी परमाणु क्या थे, अति छोटे गोलक, यानी एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, मतलब छोटा सा मतलब रहा होगा, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। मतलब तापमान एवं घनत्व अनंत था। बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। क्या हुआ? विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने से क्या हुआ, इस प्रकार की विस्फोट की प्रक्रिया से बृहद विस्तार हुआ, मतलब विस्तार होना स्टार्ट हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्षों पहले हुई थी, ऐसा उनका अनुमान है। ब्रह्मांड की विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई, और विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही बृहद विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही परमाणु का निर्माण हुआ। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया और परमाणु पदार्थ का निर्माण हुआ, और ब्रह्मांड क्या हो गया, पारदर्शी हो गया। अभी हम मतलब अपनी आंखों से मतलब ब्रह्मांड को देख सकते हैं, दूरबीन के माध्यम से देख सकते हैं, हमें दिखाई देता है। तो क्या हो गया, ब्रह्मांड क्या हो गया, पारदर्शी हो गया, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। देखिए ये मैंने देखो ये एक चित्र डाला है, इसमें बताइए, ये नीचे जो सबसे नीचे दे रखा है, ये जो है ये क्या है, एकाकी परमाणु है, फिर इसमें विस्फोट हुआ, ये विस्फोट के तंत्र बता रहे हैं, और फिर क्या हो रहा है, धीमे धीमे मतलब ब्रह्मांड का विस्तार होता चला जा रहा है। पहले ये परमाणु था, फिर ये विस्फोट हुआ, फिर ये विस्तार हुआ, और विस्तार हुआ, और विस्तार हुआ, और आज उसका विस्तार होता चला जा रहा है। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना। मैंने अभी बताया था, ये जो मान लीजिए ये वाला जो स्पॉट है, जो काला काला दिख रहा है, ये वाला स्पॉट ये बढ़ गया यहाँ पे, और इसके बीच की दूरी बढ़ गई। ये वाला स्पॉट बढ़ गया, इनके बीच की दूरी बढ़ गई। इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ गई। यहाँ पे कम दूरी है, यहाँ पे ज़्यादा दूरी है, यहाँ पे और ज़्यादा दूरी है। इन दोनों के बीच की दूरी देख लो, इन दोनों के बीच की दूरी देख लो, क्या है, ये धीमे धीमे क्या है, विस्तार होता चल जा रहा है, और दोनों के बीच की दूरी में भी वृद्धि हो रही है। ठीक है ना? ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाशगंगा के बीच की दूरी विस्तार होना है। ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना, स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट के नाम से प्रस्तुत किया। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंध के अनेक प्रमाण मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के ही पक्षधर हैं।
तो मतलब क्या है कि अभी तक जितने भी नॉन कंसेप्ट हुए हैं, नॉन थ्योरीज़ हुई हैं, नॉन सिद्धांत हुए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो मान्यता प्रदान की गई है, वो किसको की गई है? बिग बैंग थ्योरी को। बात करते हैं ग्रहों का निर्माण। ग्रहों के विकास की निम्नलिखित अवस्था मानी जाती है। सबसे पहले तारे निहारिका के अंदर गैस के ग्रंथित फ्रेंड हैं। इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ और गैसीय क्रोड के चारों ओर गैस में धूल कणों की घूमती हुई तस्तरी रोटेटिंग डिस्क विकसित हुई। मतलब क्या हुआ कि एक पदार्थ था, ब्रह्मांड में घूम रहा था, उसमें गैस का निर्माण हुआ, गैस के निर्माण से उसमें गति उत्पन्न हुई, गति उत्पन्न होने से क्या हुआ कि ऊर्जा का निर्माण हुआ, ऊर्जा उत्पन्न होने से फिर ये क्या हो गया, एक संगठित होने लगे और संगठित होने से गुरुत्वाकर्षण का क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल उसमें उत्पन्न हुआ और उसकी वजह से क्या हुआ, गैसीय क्रोड चारों तरफ गैस के मतलब धूल के कण में मतलब तस्तरी के रूप में विकसित हुआ। अगले अवस्था में क्या हुआ, गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ, मतलब वो जो बादल गैसीय बादल घूम रहे थे, उनका संघनन हुआ, मतलब इकट्ठे होना स्टार्ट हुआ और क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों के रूप में विकसित हुआ। ये छोटे गोले क्या थे? अणुओं से पारस्परिक आकर्षण प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणुओं में विकसित हुए और संगठन होने लगा। संगठन होने से क्या हुआ, बड़े पिंड बनने स्टार्ट हुआ, मतलब धीमे धीमे एक एक के ऊपर एक मतलब चिपकते चले गए और चिपकने से क्या हुआ कि एक बड़े पिंड का निर्माण हुआ और उसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रहाणु है। अंतिम अवस्था में अनेक छोटे ग्रहाणुओं से संबंधित होने से कुछ पिंड ग्रहों के रूप में बने। क्या था, एक छोटा कण, फिर उससे मतलब चिपकते चिपकते मतलब कण से कण चिपका और चिपकने से या इकट्ठा होने से या संगठन होने से ग्रहों का निर्माण हुआ। प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी। अब हमने ग्रह की बात करी और पृथ्वी भी एक ग्रह है। और पृथ्वी के बारे में अगर हम बात करें तो प्रारंभ में क्या थी, पृथ्वी कैसी थी? चट्टानें पाई जाती थी, गर्म थी और वीरान थी, मतलब कोई किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं थी, किसी भी प्रकार का मनुष्य जीवन नहीं था, किसी भी जीव जंतु नहीं थे, पानी नहीं था, ये सब कुछ था। क्या था? सिर्फ तीन चीजें थी, पृथ्वी चट्टानी थी, गर्म थी और वीरान थी। इसका वायुमंडल क्या था? विरल था, मतलब वायुमंडल जो आज हम वायुमंडल जिसमें हम सांस ले पा रहे हैं, ऐसा वायुमंडल नहीं था। ठीक है ना? विरल था, जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना हुआ था। दो चीजों से बना हुआ था, कौन सा था? हाइड्रोजन व हीलियम। ठीक है ना? यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग था। अभी मैंने बताया कि अभी जो मतलब वर्तमान में वायुमंडल पाया जाता है वो बहुत मतलब जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, ऐसा वायुमंडल नहीं था। अतः कुछ ऐसी घटनाएं क्रिया अवश्य हुई होंगी जिनके कारण चट्टानी, वीरान और गर्म पृथ्वी एक ऐसे सुंदर ग्रह के रूप में परिवर्तित हुई जहाँ बहुत सा पानी तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। बिना पानी के जीवन मतलब संभव नहीं है। तो पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें पानी पाया जाता है और पानी की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की संरचना परतदार है। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के कोर तक जो पदार्थ है वो एक समान नहीं है। मतलब अगर हम पृथ्वी के धरातल से पृथ्वी के आंतरिक भूभाग की तरफ जाते चले जाएंगे तो हर जगह पर एक जैसा पदार्थ नहीं पाया जाता। अगर हम मतलब धरातल की भी बात करें तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाइए, जैसे हम वर्तमान में हम यहाँ पर रहते हैं, ये जो है क्या है, मालवा का पठार है, तो यहाँ पे पठारी भूमि पाई जाती है। अगर हम निमाड़ क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, नर्मदा नदी बहती है तो वहाँ पर मैदान पाया जाता है। अगर हम रेगिस्तान में जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, रेगिस्तान पाया जाता है। राजस्थान में ही चले जाइए, बहुत बड़ा रेगिस्तान है, वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, धूल के कण पाए जाते हैं, मिट्टी में मतलब पानी नहीं पाया जाता है, बरसात होती नहीं है। तो क्या है कि पृथ्वी की पूरी ऊपरी सतह भी एक समान पदार्थ से नहीं बनी हुई है और पृथ्वी की आंतरिक जो सतह है या आंतरिक जो संरचना है वो भी एक पदार्थ से नहीं बनी है। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व तो सबसे कम है। पृथ्वी की सतह से इसके भीतर भाग तक अनेक मंडल हैं और हर एक भाग के पदार्थ की अलग विशेषताएं हैं। हम बढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कि कितनी मतलब लेयर पाई जाती है, प्रत्येक लेयर में कितना कौन सा पदार्थ पाया जाता है, किस पदार्थ की वजह से वो लेयर बनी है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि पृथ्वी पर जितने भी मतलब जहाँ पर भी हम मतलब खुदाई स्टार्ट करते हैं या चट्टानों को तोड़ना स्टार्ट कर दें, तो हर जगह पर अलग प्रकार का पदार्थ पाया जाता है। स्थल मंडल का विकास। ग्रहाणु व दूसरे खगोलीय पिंड ज्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थ के मिश्रण से बने हैं। उल्काओं के अध्ययन से हमें इस बात का पता चलता है कि बहुत से ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से ग्रह बने और पृथ्वी की रचना भी इसी प्रक्रम में के अनुरूप हुई। जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण संयत हो रहा था तो उनके इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया, इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई और यह क्रिया जारी रही। उत्पन्न ताप से पदार्थ पिघलने लगे और ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। मतलब क्या था, ग्रहाणु व दूसरे खगोलीय पिंड ज्यादातर क्या थे, एक जैसे ही घने हल्के पदार्थ से मिश्रण से बने हुए थे।
ठीक है ना। अब हमने किस चीज़ का अध्ययन किया? उल्काओं का। जो उल्कापात होता है उसका अध्ययन किया कि किस प्रकार से उल्कापात होता है। तो उससे पता चला है कि बहुत से ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से ग्रह बने। पृथ्वी की रचना भी इसी प्रक्रम में, मतलब अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कण से ही, कण के इकट्ठा होने से, संघनन होने से या ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से ही पृथ्वी का निर्माण हुआ है और उसी से स्थलमंडल का विकास हुआ है। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी के आंशिक रूप में द्रव अवस्था में रहेगी और तापमान की अधिकता के कारण हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गया। इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा है ना, पृथ्वी के आंतरिक भूभाग में लोहे की मात्रा बहुत पाई जाती है, पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गए, है ना। जो भारी पदार्थ था वो नीचे बैठ गया और जो हल्का पदार्थ था वो क्या है, ऊपर उठ गया। समय के साथ यह और ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। अतः अंततः क्या हुआ, यह पृथ्वी की भूपर्पटी, ये गलत शब्द लिखा हुआ भूसरटी, भूपर्पटी के रूप में विकसित हो गए। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थ के पृथक होने से इस प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। क्या था, हल्के और भारी पदार्थ क्या हो गए, अलग अलग हो, कुछ जो भारी पदार्थ था वो नीचे बैठ गया और हल्का पदार्थ था वो ऊपर आ गया। वायुमंडल जलमंडल का विकास, ठीक है। वायुमंडल का विकास कैसे हुआ? पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। देखो आप अगर मतलब वायुमंडल के बारे में पढ़ोगे तो उसमें क्या है, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। तो क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है ना। वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। इसकी पहली अवस्था में आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास हुआ, मतलब आदिकालीन जो मतलब प्राचीन जो गैसें थी उनका क्या हुआ, ह्रास हुआ। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप एवं जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में सहयोग दिया। अब ये भाप और जलवाष्प कैसे निकलता है, जब टेम्परेचर सूरज की रोशनी आती है तो पानी गर्म होता है, पानी गर्म होने से वहां पर जलवाष्प वायुमंडल में चला जाता है। भाप कैसे निकलती है, भाप और जलवाष्प इसी प्रकार से निकलती है कि पृथ्वी पर जो 70% मतलब पार्ट पर पानी पाया जाता है, उससे क्या होता है, सूरज की किरण रोशनी प्राप्त होती है और उससे पृथ्वी पर जो जल है वो जलवाष्प में मतलब रूप में वायुमंडल में क्या हो जाता है, मिल जाता है। अंत में वायुमंडल की संरचना को जैवमंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने संशोधित किया। अभी हमने पढ़ा था ना प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से होता है, सूरज की रोशनी से होता है और कौन करते हैं, पौधे करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन छोड़ते हैं, पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और उस ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, 21%। तो प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। ऐसा केवल पृथ्वी पर नहीं सभी ग्रहों पर हुआ, अर्थात सभी ग्रहों से सौर पवन के प्रभाव के कारण आजकालिक वायुमंडल या तो धकेल दिया गया या समाप्त हो गया। यह वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी, ठीक है ना। जो वर्तमान में वायुमंडल है वो क्या है, हमारे जीवन जीने के लिए है, लेकिन जो पहले जो उसमें हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता थी उसको क्या कर दिया गया, या तो दूर कर दिया गया या धकेल दिया गया या उसमें मिश्रित होकर के मतलब नया वायुमंडल का निर्माण हुआ। पृथ्वी ठंडा होने और विभेद के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत सी गैसें और जलवाष्प बाहर निकले, है ना। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ है। आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन, अमोनिया अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। फिर उसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा कैसे बढ़ी, वनस्पति के कारण। वह प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी की भीतरी भाग की गैसें धरती पर आई, इसे गैस उत्सर्जन कहा जाता है। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट, देखा ज्वालामुखी विस्फोट भी मतलब के द्वारा वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें छोड़ी जाती हैं। से वायुमंडल में जलवाष्प और गैस बढ़ने लगी और पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन शुरू हो गया, ठीक है ना। तो ज्वालामुखी विस्फोट, वाष्पीकरण, गैस उत्सर्जन, इन सब के द्वारा मतलब वायुमंडल का निर्माण हुआ। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में क्या आया, कमी आई, ठीक है ना। तापमान में क्या आई, कमी आई। फलस्वरूप अधिक संघटन और अधिक वर्षा हुई और पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गड्ढों में इकट्ठा होने लग गया, जिससे महासागर बने, है ना। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने। मतलब महासागरों के बनने में 50 करोड़ साल का समय लगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उसके बाद 50 करोड़ साल बाद तक मतलब महासागर बने। इसमें हमें पता चलता है कि महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं। 450 करोड़ पृथ्वी की मानते हैं हम आयु, तो महासागरों की आयु कितनी है, 400 करोड़ पुरानी। लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास आरंभ हुआ था पृथ्वी पर, 380 करोड़ वर्ष पूर्व। यद्यप लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विकसित हुई, लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक ही सीमित था, ठीक है ना। तो ये
एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देना चाहूँगा कि जीवन की उत्पत्ति के लिए 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जैसे हम मतलब हमारे धार्मिक उसमें भी बोलते हैं 5 तत्वों से मिला शरीरा, बना शरीरा, 5 तत्व जो मिलकर के मतलब शरीर बनता है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक पानी है और एक दूसरा क्या है, हवा है और तीसरा क्या है, मिट्टी है। इन 3 चीज़ों से मिलकर के कोई भी शरीर की मतलब कोई भी जीव की मतलब उत्पत्ति हो सकती है। इस चीज़ को आप घर पे भी मतलब अप्लाई करके देख सकते हो। एक गिलास में पानी लो, उसमें थोड़ी मिट्टी डालो और थोड़ा-सा उसमें पानी डाल दो। 2-4 दिन तक उसको मतलब रखा रहने दो पानी को और फिर उसके बाद में उसको माइक्रोस्कोप से देखो कि उसमें छोटे-छोटे कीटाणु या जीवाणु उसमें मतलब उत्पन्न हो जाएँगे। तो इसका मतलब है कि जो 3 चीज़ों से मिलकर के जीवन की उत्पत्ति हो रही है। हाँ, चौथी चीज़ है ऊर्जा। सूरज की रोशनी मिलेगी तब भी मतलब जीवन की उत्पत्ति होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक ही सीमित था। मतलब महासागरों में ही जीवन था, मतलब जीव पाया जाता था। धीरे-धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्व पूर्ण रूप से भर गई। जीवन की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति विकास से संबंधित है। निसंदेह पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था, क्योंकि 2 गैसें बहुत मात्रा में थी, एक हाइड्रोजन था और दूसरा क्या था, हीलियम था। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं। अभी जो मैंने बताया था एक रासायनिक प्रतिक्रिया ही है। एक गिलास लो, गिलास में पानी डालो, मिट्टी डालो और थोड़ी सी उसको सूरज की रोशनी मिलने दो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जीवन की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ये रासायनिक क्रिया बताते हैं। जिससे पहले जटिल जैव में कार्बनिक अणु बने और उनका समूहन हुआ। ठीक है ना, कार्बनिक अणु। हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग-अलग समय की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में हैं। अब हम किससे मतलब जीवन की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि हमारी जो पृथ्वी पर अलग-अलग जगह पर जो चट्टानें पाई जाती हैं, उन चट्टानों में क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवों के अंश पाए जाते हैं। उसके आधार पर हम पता लगाते हैं कि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कब हुई थी। 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भिक शैलों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज की शैवाल की संरचना से मिलती-जुलती है। अभी जो शैवाल पाया जाता है, वो जो 300 करोड़ साल पुरानी जो शैलों में शैवाल पाया जाता था, उन दोनों की संरचना क्या है, मिलती-जुलती है। यह कल्पना की जा सकती है कि इससे पहले समय में साधारण संरचना वाली शैवाल रही होगी। यह माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था। मतलब 380 करोड़ वर्ष पूर्व जीव की उत्पत्ति हुई थी। मनुष्य की हुई कि नहीं हुई, पर जीव की उत्पत्ति हुई थी। पृथ्वी की आयु के बारे में बात करते हैं कि पृथ्वी की आयु किस प्रकार से हम मापन करते हैं। तो पृथ्वी कैसे बनी और कब बनी, इस बारे में प्राचीन काल से विद्वान अपनी अपनी कल्पनाएं प्रस्तुत करते रहे हैं। तो पृथ्वी की आयु जानने के लिए मुख्यतः जो आधार अपनाए गए हैं वह है, सबसे पहला है खगोलीय साक्ष्य, है ना। जो खगोलीय है उसमें क्या है कि ये जो साक्ष्य इस पर आधारित है कि सूर्य एवं अन्य प्रकाशमान ग्रह यानी तारे अपनी ऊर्जा हाइड्रोजन और हीलियम में परिवर्तित करके प्राप्त करते हैं। 2 चीज़ें मुख्य रूप से हैं, कौन-सी, हाइड्रोजन और हीलियम। इन दोनों के विखंडन से संलयन से ही ऊर्जा उत्पन्न होती है या वो ग्रह ऊर्जा प्राप्त करता है। इस विधि के अनुसार पृथ्वी की आयु 4500 करोड़ मानी गई है। कितनी? 4500 करोड़ वर्ष मानी गई है, यानी 450। फिर उसके बाद में भूवैज्ञानिक साक्ष्य हैं। इसके अंतर्गत समुद्र की लवणता को आधार बनाकर पृथ्वी की आयु के बारे में या पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है। इसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति सागरों की उत्पत्ति से 3 करोड़ वर्ष बाद हुई थी। इसके इसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति सागरों की उत्पत्ति से 3 करोड़ वर्ष बाद हुई थी। इसके अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति 11 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है, इसके भूवैज्ञानिक के साक्ष्यों के आधार पर। अगला है अपर्दन आधार। इस संकल्पना के अनुसार पृथ्वी की आयु 10.56 अरब वर्ष निर्धारित की गई है, इसके अपर्दन के आधार पर। यह निर्धारण अपर्दन दर एवं अपर्दन की काल मात्रा पर आधारित है कि किस काल में अपर्दन हुआ था और उसकी दर क्या थी अपर्दन की। फिर है रेडियो एक्टिव विधि। यूरेनियम जो पदार्थ है एक निश्चित समय में शीशे में परिवर्तित होता रहता है। अनुमान है कि यूरेनियम का 1.67 भाग 10 करोड़ वर्षों में शीशे में बदल जाता है। इस प्रकार किसी चट्टान की आयु की गणना यूरेनियम व शीशे की मात्रा के अनुपात के आधार पर की जाती है। उपरोक्त आधार पर पृथ्वी की आयु 2 से 3 अरब वर्ष के बीच मानी गई है। तो जो अलग-अलग जो विधा है वो अलग-अलग तरीके से पृथ्वी की आयु के बारे में गणना कर रहे हैं। भूवैज्ञानिक अलग तरीके से कर रहे हैं, अपर्दनकर्ता अलग तरीके से कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव की जो मतलब साइंटिस्ट है वो अलग प्रकार से मतलब पृथ्वी की आयु की गणना कर रहे हैं। अब क्या है, जीव वैज्ञानिक साक्ष्य। इस आधार पर चट्टानों के बीच में पाए जाने वाले जीवन जीवाश्म है। जीवाश्म का ही अध्ययन करके चार्ल्स डार्विन
ये बहुत बड़ा नाम है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में इसने पूरा सिद्धांत दिया चार्ल्स डार्विन डार्विन का, पढ़ना कभी, बहुत अच्छा है। चार्ल्स डार्विन है, लेमार्क हैं, विलियम स्मिथ हैं, आदि वैज्ञानिकों ने जीव के क्रमिक विकास की व्याख्या की है कि किस प्रकार से मतलब धीमे मैमल्स, सॉरी, सबसे पहले एक कोषकीय जीव की उत्पत्ति हुई, फिर द्विकोषकीय जीव की उत्पत्ति हुई, रेप्टाइल्स की उत्पत्ति हुई, फिर उसके बाद विशालकाय जो जीव थे जिसमें डायनासोर का भी नाम आता है, इस प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई। तो उसमें चार्ल्स डार्विन, लेमार्क हैं, विलियम स्मिथ हैं, आदि वैज्ञानिकों ने जीव जीव की क्रमिक व्याख्या की है, क्रमिक विकास की व्याख्या की है। इन वैज्ञानिकों ने माना कि एक कोशिकीय अमीबा से वर्तमान जीवन को बनने में 4 अरब वर्ष लगे हैं, एक कोशिकीय अमीबा से। तो हम मतलब ये मान सकते हैं कि हमारी भी उत्पत्ति अमीबा से ही लगभग मतलब हुई होगी। पृथ्वी की आयु, पृथ्वी की उत्पत्ति कब कैसे कैसे हुई, ये एक पेचीदा प्रश्न है, लेकिन इसका विकास कैसे हुआ यह बिल्कुल ही अलग प्रश्न है। इसके लिए पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को मुख्यतः 4 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। तो पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है उसको 4 भागों में हम बांटकर देख सकते हैं। तो सबसे पहला है प्री कैम्ब्रियन महाकल्प बोलते हैं। सबसे पहला जो मतलब ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो क्या है, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। यह युग पृथ्वी के जन्म से 50 करोड़ वर्ष तक का माना जाता है, मतलब जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई से 50 करोड़ वर्ष तक का माना जाता है। इस अवधि में पृथ्वी मूलतः गैस से पिघली हुई अवस्था में थी, गैस से पिघली हुई अवस्था में थी। पृथ्वी के ठंडा होने पर महीन ठोस परत बनी। कैसी बनी थी? महीन, मतलब बहुत बारीक ठोस परत बनी। क्योंकि इस युग में पृथ्वी पर ज्वालामुखी की क्रियाएं अधिक हो रही थीं, इसलिए स्वाभाविक है कि इस काल में पृथ्वी पर किसी भी जीवन की आशा नहीं की जा सकती थी। ज्वालामुखी उद्गार होता है, उसमें से गर्म लावा निकलता है और उससे क्या है, जितने क्षेत्र पर वो फैलता है उस पूरे क्षेत्रों को क्या कर देता है, तबाह कर देता है। इसलिए पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के जीवन की आशा नहीं की जा सकती थी। यही कारण है कि इस महाकल्प के चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। अगर इस काल की जो चट्टानों का अगर हम अध्ययन करें, उनको तोड़ के देखें, तो उन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, मतलब जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते। इस महाकल्प में अवसादी चट्टानों का रूपांतरण हुआ, समझ रहे हो? इस महाकल्प में क्या हुआ कि अवसादी जो चट्टान है उनका निर्माण भी हुआ और उनका रूपांतरण भी हुआ। अगला है पैलियोजोइक महाकल्प। अभी जो हमने पढ़ा था वो कौन सा था? प्री कैम्ब्रियन था। अभी अगला है पैलियोजोइक महाकल्प। इस युग को मतलब 57 करोड़ वर्ष पूर्व से 22 करोड़ वर्ष पूर्व तक का माना जाता है। इस महाकल्प में पहली बार जीवन के चिन्ह उभरे। मतलब सबसे पहले इसी, मतलब अगर प्रश्न भी आता है कि किस महाकल्प में जीवन की उत्पत्ति हुई, तो वो कौन सा कल्प है? वो है पैलियोजोइक महाकल्प। इस युग के आरंभ को कैम्ब्रियन महाकल्प कहा जाता है। विंध्याचल पर्वत, जो कि अभी हमारे मध्य प्रदेश में ही है, का निर्माण इसी काल के दौरान हुआ था। इसी महाकल्प में 5वें काल को कार्बोनिफेरस काल कहा जाता है। इसी काल में तापमान और आर्द्रता में वृद्धि होने के कारण भारी वर्षा हुई, जिससे भूमि का एक बड़ा भाग कक्ष बन गया। इसीलिए घने जंगल भी उगाए और इसी युग में वन प्रदेश कोयले के क्षेत्रों में भी तब्दील हुए। जैसे अब कोयला निकाला जाता है, वहाँ पर क्या था, पहले जीवाश्म की परत जमती चली गई और फिर उसके बाद ऊपर से मिट्टी डल गई, और वहाँ पर क्या हो गया, कोयले के क्षेत्र बन गए। फिर आता है मेसोजोइक महाकल्प। यह 25.5 करोड़ वर्ष से 7 करोड़ वर्ष तक का कल्प है, ठीक है ना? तो आज से 7 करोड़ वर्ष पहले तक का ये मतलब कल्प माना जाता है। 5 मिनट और लूंगा बेटा, है ना? इस महाकल्प में जलवायु गर्म में शुष्क हुई, जिसके कारण अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने लगी। यह डायनासोरों का युग था, जिसमें बड़े एवं रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ। इसी काल को जुरासिक काल भी कहा जाता है। आपने मूवी देखी होगी जुरासिक पार्क, और नहीं देखी होगी तो उसको जरूर देखना। इसी काल को जुरासिक काल भी कहा जाता है, ठीक है ना? इसके फिल्म भी बनी हुई है। यह 19.5 से 13.6 करोड़ वर्ष पूर्व का युग रहा। इसी महाकल्प में लावा जमा होने के कारण भारत को दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ, जो मतलब बात कर रहे हैं ना, मालवा का जो पठार है, और उससे नीचे का जो दक्षिण का जो पठार है, उसी का निर्माण इसी महाकल्प में हुआ था। कब? मेसोजोइक में। इसी कल्प के अंत तक डायनासोर समाप्त हो गए थे। फिर आता है सेनोजोइक। यह काल 7 करोड़ वर्ष से 10 लाख वर्ष तक का माना गया है, मतलब 7 करोड़ से 10 लाख वर्ष पूर्व तक का माना गया है। इस काल में पृथ्वी स्वाभाविक रूप से बहुत तेजी से परिवर्तन होने लगे, इसलिए इसे भागों में बांटना पड़ा, कई भागों में बांटना पड़ा। इस महाकल्प के पैलियोसीन युग में रॉकी पर्वतमालाएं बनी। वर्तमान घोड़े के प्राचीन रूप में जन्म भी इसी काल में हुआ था। एथोसीन युग में स्तनधारी जीव, फलयुक्त पौधे, अनाज अस्तित्व में आए। ओलिगोसीन युग में मानव
कपि अस्तित्व में आया जिसके आज के मानव का जन्म हुआ, ठीक है ना? इसमें ओलिगोशीन युग में मानवाय कपि अस्तित्व में आया जिसका आज के मानव का जन्म हुआ, जिससे समझ रहे हो? कब? ओलिगोशीन में, सेनोज़ोइक कल्प के ओलिगोशीन में, उसमें जो प्राचीन मानव था, जो जंगल में निवास करता था, वो अस्तित्व में आया, ठीक है ना? मायोसीन युग में व्हेल मछली तथा बंदर जैसे स्तनधारी पैदा हुए। ये देखो भूवैज्ञानिक काल है पृथ्वी का। ये हम जो नीचे से पढ़ते हैं, सबसे लास्ट में, सबसे राइट साइड में देखना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिखा हुआ है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी? 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। इसको बोला गया था बिग बैंग थ्योरी। फिर सुपरनोवा हुआ, तारों की उत्पत्ति हुई, एडियन हुआ, आदि महाकल्प आया, प्रागजीव आया, फिर इस प्रकार से। और अगर हम इसको ऊपर से नीचे से पढ़ें, फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, फिर सूर्य की उत्पत्ति हुई, फिर क्या हुआ? महासागर और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हुई, फिर क्या हुआ? ब्लू ग्रीन शैवाल, एक कोष के जीवाणु की उत्पत्ति हुई, कई जोड़ों वाले जीव उत्पत्ति हुई, फिर पहली मछली की उत्पत्ति हुई, फिर रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई, है ना? रेंगने वाले से पहले क्या था? स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह यानी पौधे की उत्पत्ति हुई, फिर स्थल पर जल पर रहने वाले जीव की उत्पत्ति हुई, हड्डी वाले जीव की उत्पत्ति हुई, फिर रेंगने वाले जीव और जंतु रीढ़ के वाले की उत्पत्ति हुई। फिर उसके बाद में डायनासोर विलुप्त, मेंढक व समुद्री कछुआ का निर्माण हुआ, फिर डायनासोर विलुप्त हुआ और डायनासोर का युग समाप्त हुआ। फिर छोटे स्तनपायी चूहे आदि की मतलब उनका हुआ आरंभ हुआ, और आरंभिक युग मतलब मनुष्य के रूप में कब हुआ था ये? अति नूतन में या तृतीय कल्प में माना जाता है। टर्सरी युग में मतलब मनुष्य के जो पूर्वज थे उनकी उत्पत्ति हुई थी, या वनमानुष की हुई थी। और अभी जो है 0 से लेके 10,000 या 10,000 से लेके 20 लाख वर्ष तक का जो आदि मानव का है, 0 से लेके 10,000 वर्ष का आधुनिक युग का है। ये था आज का आपका। थैंक यू।